गुड आफ्टरनून बेटा। नेक्स्ट क्लास 11 से 2। हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था, कुछ आइडिया बेटा आपको? निकिता, शिवानी, बताएंगे आप? जी सर, पिछली हमने 9 टाइप्स ऑफ डॉक्ट्रिन्स का कवर किया था, जिसमें आपने यस इलेक्शन का यस, बताया था, होल्डिंग आउट का एक्यूमुलेशन, बताया था, यस। जी जी, पार्ट्स ऑफ परफॉर्मेंस बताया था, और आपने बताया था डॉक्ट्रिन ऑफ लीस्ट पेंट्स करके बताया था। लीस्ट पेंडेंस। सो बेसिकली आज की जो क्लास आपकी होने वाली है, वो आज की क्लास किस पे होगी बेटा आपकी? अभिषेक, वॉइस आ रही है आपको? गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। मैं कह रहा हूँ अभिषेक, जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी, वो नेक्स्ट क्लास हम 11 से 2 रखेंगे, 3 घंटे की। क्लियर है अभिषेक ये चीज? यस सर, क्योंकि थैंक यू। आज आपकी 1 आवर की क्लास है बेटा। और वैसे कोई भी बात थोड़ा नहीं हम सर। स्पीड में ही चल रहे हैं। आज हम बुक थर्ड को इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। सो बेसिकली ठीक है हमने सर। प्रीवियस क्लास में क्या करा था अभिषेक? हमने पिछली क्लास में बेटा आपका प्रॉपर्टी लॉ फिनिश कर दिया। आज हमें क्या राइट सर। करना था? ईजमेंट करना था। ईजमेंट, व्हाट इज ईजमेंट? कोई मुझे बताएगा? निकिता, शिवानी। हमने पिछली राइट क्लास टू में यूज। इंट्रोडक्शन में, हाँ, राइट सर टू यूज फॉर हाउ मच राइट टू पीरियड? यूज। बोलो बोलो अभिषेक। हाँ सर, राइट टू यूज बट नॉट रिलेटेड टू द एंक्रोचमेंट। बट नॉट रिलेटेड टू? एंक्रोचमेंट। इसका मतलब क्या? मैं समझा लास्ट नहीं में आपकी बात हुई बात। थी, हाँ। लास्ट में बात जो हुई थी ना मेरी आपकी, कि इसका एंक्रोचमेंट तो नहीं कर सकते इसको हम, अगर यूज भी कर रहे हैं तो। हम्म कोई और अच्छे से वी कांट जवाब देना चाहेगा? वी कांट टर्म इट नहीं। एज अ कब्जा। करेक्ट। निकिता, शिवानी, किसी और को अच्छे से आता हो बेटा इसके बारे में? सर, जैसे अभिषेक सर ने बताया, राइट टू यूज वही था, उसके आगे और अच्छे से डेफिनेशन ध्यान नहीं है। सर मेरा एक क्वेरी है सर। हाँ। तो लास्ट टाइम हम लोग जब डॉक्ट्रिन पढ़ रहे थे, इसमें एक डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, हम्म, हाँ। जो सेक्शन तो सेक्शन 53A में आता है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर मैंने बी को एक घर बेचा और मैंने इनिशियल अमाउंट 5 लाख लिया और एक्चुअल कॉस्ट 25 लाख की थी, तो मेरे 30 लाख बच गए। हम्म लेकिन बाय चांस एक सी सी बंदा उठ के आ गया, कहता कि मैं आपका घर 35 लाख में लेने को तैयार बैठा हूं। हम्म तो इसमें ए ने क्या किया कि ए ने कहा कोई बात नहीं, मैं बी को 5 लाख दे देता हूं। सर हम्म मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं समझ सकता हूं कि बी बिकॉज ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ परफॉर्मेंस अपने को सेव कर लेगा, हम्म लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कितने लिमिट तक सेव करेगा। लिमिट के लिए बेटा, जैसे स्टैम्प ड्यूटी हम जो पे करते हैं उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है। ठीक है ना? नहीं जैसे आपकी लव जो सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि 5 लाख तो दे दिया उसने, एज हाँ एंड हाँ ही हैज टेकन दी पोजीशन आल्सो, बट हाँ हाँ। जब जब तीसरा बंदा आया, उसने कहा कि मैं आपका घर 35 लाख में दूंगा, हम्म तो उसने कहा कि मैं बी को 5 लाख वापस कर देता हूँ। तो बी, हम्म और बी तो इसमें इनोसेंट था, तो बी के राइट्स सेफ कैसे रहेंगे और कब तक रहेंगे, ये क्वेश्चन है। unless unless the condition that the property is registered in favor of second party। ठीक है ना? ओके। एक कंडीशन कंडीशन होनी चाहिए। अगर सेकंड पार्टी में रजिस्ट्रेशन हो गया तो सेकंड पार्टी का रहेगा, अगर सेकंड पार्टी में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ फिर वो थर्ड पार्टी एक्वायर कर सकता बाय पेइंग मोर मनी। ठीक है? आपने ये समझाया कि अगर हम्म अगर अगर बी के पास, बी ने पोजीशन ले लिया है हम्म और रजिस्ट्री नहीं हो पाई है, तो उस केस में क्या होगा। थर्ड पार्टी के पास चला जाएगा। नहीं सर, वो तो मेरे वो केस कर देगा ना डॉक्ट्रिन ऑफ परफॉर्मेंस के बेस पे।
सेक्शन 53 के बीच में। डॉक्ट्रिन जरूरी थोड़ी ना कि डॉक्ट्रिन के हिसाब से यूज आपका, जैसे हर केसेस में डॉक्ट्रिन अप्लाई नहीं होते। जब हम इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट्स पढ़ते हैं तो कुछ रीडिंग रूल्स है, ठीक है ना, उसके बिहाफ पे केस किया जाता है। ठीक है अभिषेक? जी सर, ठीक है सर। आगे चलूं बेटा, मैं आज थोड़ा करा दूं कंप्लीट। ठीक। सो बेसिकली आज हमें क्या स्टार्ट करना था बेटा? आज हमें स्टार्ट करना था संदीप नैना, वॉइस आ रही है आपको अच्छे क्लियर से? संदीप नैना, वॉइस आ रही है? यस सर, आ रही है। आ रही है ना? तो देखो बेटा, आज स्टार्ट करते हैं हम। जो आज की क्लास आपकी 1 आवर की, वो 1 आवर ऐड होके नेक्स्ट क्लास 11 से 2 होगी। ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्लास में हम सीपीसी के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, सिविल प्रोसीजर कोड स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम 3 आवर्स में बस सीपीसी ही पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम ईजमेंट को फिनिश कर देंगे। ईजमेंट सबसे इजी एक्ट है, ठीक है ना? आपके पास नोट्स तो पहुंच गए होंगे सीपीसी के, सिविल प्रोसीजर कोड के। पहुंचे कि नहीं पहुंचे सबके पास? यस सर, पहुंच गए। पहुंच गए सर। ठीक है ना? सो सीपीसी में मैंने काफी डिफरेंट नोट्स भेजे, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक के बाद बेयर एक्ट पूरा दिया है, फिर जिससे हम पढ़ेंगे वो दिया है मैंने। ठीक है ना? क्योंकि आप जब एडवोकेट कर रहे हो बेटा, एडवोकेट करने के बाद आपका सीपीसी और सीआरपीसी ही काम आएगा। ठीक है ना? सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एक इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है ना, एलएलबी के लिए। सो बेसिकली हम ईजमेंट एक्ट आज फिनिश करेंगे, स्टार्ट भी करेंगे और फिनिश भी कर देंगे। इतना छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ईजमेंट का मतलब क्या था? एक बार माइक म्यूट कर लो बेटा, किसी का माइक ओपन है, ठीक है ना? तो ईजमेंट में क्या था? देखो आप, ईजमेंट में बेसिकली आपका ईजमेंट था राइट टू यूज इन केस ऑफ एयर, रोड, ट्रांसपोर्ट, हाउस। ठीक है ना? कोई सी भी आपका एयर, सनलाइट, वाटर, मैं राइट टू यूज कर रहा हूँ। अब यूज मैं कब तक कर रहा हूँ, उसकी एक वैलिडिटी पीरियड होती है 20 साल। अगर मैं 20 साल तक उसको यूज कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर उसका एक ईजमेंट एक्ट लग जाएगा। ईजमेंट एक्ट कहने का मतलब है कि जैसे मैं किसी रोड को पास कर रहा हूँ, ठीक है ना? अब रोड को पास कर, मेरा घर है, रोड को पास करते करते, ठीक, मतलब एक रोड क्रॉस करने के बाद मेरा घर आता है। अब इसी रोड के बीच में एक हाउस कंस्ट्रक्ट हो गया, तो मैं रोड को पास तो 20 सालों तक कर रहा था। 20 साल पास करने के बाद उस रोड पे मेरा एक ईजमेंट एक्ट अप्लाई हो गया कि अगर मैं चाहूं, अगर सेकंड पार्टी मुझे वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है मेरे राइट को टू पास थ्रू द रोड, इफ सेकंड पार्टी रिस्ट्रिक्ट माय ओन राइट टू पास थ्रू द रोड, आई विल फाइल अ सूट केस अगेंस्ट सेकंड पार्टी इन फेवर ऑफ ईजमेंट एक्ट। ठीक है ना? या यूजिंग ईजमेंट एक्ट मैं सेकंड पार्टी के ऊपर केस कर सकता हूं। क्या लगा के? ईजमेंट एक्ट लगा के। क्लियर है बेटा यहां तक? चले आगे हम। बताओ बेटा, निकिता, शिवानी, अभिषेक। जी सर। जी सर। ठीक है ना? सो देखो, आपके पिछले नोट्स जो प्रोवाइड थे उसी में आपका ईजमेंट है, ठीक है ना? ईजमेंट आपका एक बेसिक था। इसमें देखो सॉवरेंट और डोमिनेंट ओनर के कुछ टर्म है, इसको पढ़ते हैं हम अच्छे से डिटेल में। ठीक है? तो एक मिनट बेटा, बस आज इसको स्टार्ट भी करेंगे और कंप्लीट भी कर देंगे। इजी टॉपिक है, कठिन नहीं है, ठीक है ना? ठीक। हमने प्रॉपर्टी लॉ बेटा फिनिश कर लिया था, पढ़ाई कर स्टार्ट करते रहो साथ साथ में, ठीक है ना? सो बेसिकली एक बेसिक है ईजमेंट का, या बस ऊपर से गो थ्रू कर सकते हैं। ईजमेंट आपका एक लैटिन वर्ड से आया है। सो बेसिकली ईजमेंट एक्ट कब आया था? 1882 में आया था। कोई भी एक्ट हम एलएलबी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर, चाहे कोई सा भी ईयर हो, आपके एमसीक्यू पैटर्न में
एनेक्टेड हुआ, कब ओरिजिनेट हुआ, कब इम्प्लीमेंटेड हुआ। तो इसके ईयर विद डेट अच्छे से लर्न कर लेना। अब मीनिंग ऑफ ईजमेंट देखो क्या कहते हैं, लैटिन वर्ड एसमेंटम यानी कि प्रिविलेज, कन्वीनियंस या कंफर्ट से लिया गया है, ठीक है ना। अब बेसिकली इसमें इसमें राइट के बारे में बताया, एक पर्सन के पास राइट है प्रॉपर्टी का यूज करने का अगेंस्ट सेकंड पर्सन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, दैट राइट इज कॉल्ड ईजमेंट राइट। इसको क्या बोला जाता है, ईजमेंट राइट बोला जाता है। इन सिंपल वर्ड में बोले कि राइट ऑफ ओनर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी टू एंजॉय द प्रॉपर्टी विद द हेल्प ऑफ अनदर पर्सन प्रॉपर्टी, यानी कि कोई प्रॉपर्टी का यूज करना है, यानी कि जैसे कि हम किसी सेकंड पार्टी के घर को क्रॉस करते हो, अपने घर के पास जा रहे, सो बेसिकली इसको क्या बोला जाता है, ईजमेंट बोला जाता है। अब इसके कुछ एग्जांपल, इतनी स्पीड ठीक है बेटा कि स्लो पढ़ाऊं मैं निकिता शिवानी? नहीं फाइन है सर, फाइन है सर, ठीक है ठीक है, सर। इतना फाइन है ठीक है। ठीक है। सो बेसिकली फॉलोइंग कुछ एग्जांपल है ईजमेंट के। सबसे पहले राइट ऑफ वे फॉर पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन कौन होता है बेटा? संदीप, मेरे को पता नहीं बेटा सच में। पेडेस्ट्रियन कौन होता है? सभी को साइड फुटपाथ। साइड रोड पे चलने वाले। हाँ ठीक है। सो बेसिकली जो सर्विस लेन होती है, सर्विस लेन या फिर जो सर्विस लेन को पार करें, जो पैदल चल रहे हैं, रेड लाइट को पास कर रहे हैं, उसे पेडिस्ट्रियन कहते हैं। तो पेडिस्ट्रियन का एक राइट है, ठीक है ना। वो राइट क्या होता है, एक ईजमेंट में आ जाता है। या फिर मोटर व्हीकल जो चला रहे हैं, राइट टू टेक वाटर फ्रॉम वेल हो गया, राइट ऑफ इरिगेशन, लाइट या सपोर्ट ऑफ लैंड। सो बेसिकली ईजमेंट मैंने आपको बता दिया, 20 साल से ज्यादा अगर मैं यूज करता हूँ किसी भी प्रॉपर्टी को, तो मेरे ऊपर इसका एक ईजमेंट अधिकार लग जाता है। अब अधिकार लगने के बाद अगर कोई सेकंड पार्टी मेरे राइट को रोक रहा है, मेरे यूज को रोक रहा है, तो मैं उस सेकंड पार्टी के ऊपर केस कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो इसमें सर, दो हाँ बोलो बेटा। सर इसमें एक सेकंड पॉइंट था, राइट ऑफ टेक वाटर फ्रॉम दी वेल और स्प्रिंग। अगर अगर हम लोग किसी के ट्यूबवेल से पानी ले रहे हैं तो वो हम इसमें नहीं माना जाएगा ना? अब हाँ, ट्यूबवेल तो किसी वेल ही हो और गया के सर। नहीं, मतलब कॉमन वेल तो पब्लिक यूज हो गया ना अभिषेक, वो किसी एक का थोड़ी ना होता है। सर गांव में अब कुआं है, जैसे अगर तो गांव, किसी के हाँ खेत गांव में में कुआं होता है है। तो हाँ खेत गांव में मैं मान सकता हूँ, ठीक है ना। जो दूसरे का अगर ले रहे हैं तो वो नहीं माना जाएगा। जो पब्लिक यूज के लिए बनाया गया उसमें ईजमेंट लगता है हमारा 20 सालों के लिए, ठीक है ना। ठीक है सर। अब इसमें दो पार्टी आती है, देखो अभिषेक, एक डोमिनेट एक सर्वनेट। ये डोमिनेट और सर्वनेट आपके एमसीक्यू में आ रखा है पिछली बार। सो बेसिकली डोमिनेट कौन होता है? जो प्रॉपर्टी का ओनर होता है, ठीक है ना। और सर्वनेट कौन होता है? जो प्रॉपर्टी से पास होके थ्रू चलता है। मतलब डोमिनेट और सर्वनेट कहने का मतलब है, डोमिनेट एक प्रॉपर्टी हो गई, ऐसे समझेंगे आप। डोमिनेट एक प्रॉपर्टी हो गई या प्रॉपर्टी का ओनर हो गया, उसे डोमिनेट ओनर बोला जाता है। डोमिनेट प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी के ओनर को डोमिनेट ओनर बोला जाता है। सवर्निएट क्या होता है? सवर्निएट होता है जिस प्रॉपर्टी में हमारी लायबिलिटी इम्पोज की गई है, या ओनर और ऑक्यूपायर देयरफॉर ऑफ सवर्निएट ओनर। तो ये क्लियर है बेटा, डोमिनेट और सवर्निएट? किसी को क्लियर ना हो? सर क्लियर है। क्लियर है जी। निकिता, क्लियर है आपको? हाँ जी। सो बेसिकली कुछ टर्म यूज किए गए हैं ईजमेंट के लिए। सबसे पहला डोमिनेट हेरिटेज, डोमिनेट ओनर, सर्वनेट हेरिटेज और सर्वनेट ओनर। सो बेसिकली इसको आपको पढ़ लेना है। डोमिनेट हेरिटेज क्या होता है? एक लैंड और प्रॉपर्टी जिसमें एंजॉय करते हैं, यानी कि जिस प्रॉपर्टी को हम यूज कर रहे हैं वो बेसिकली डोमिनेट तो होती है, बट उसमें एक एंजॉयमेंट का राइट एग्जिस्ट हो गया तो वो डोमिनेट हेरिटेज माना जाता है। वही पर्सन जिसके पास लैंड है उसे डोमिनेट ओनर बोला जाएगा। प्रॉपर्टी जिस ऑन द और द लैंड ऑन विच द लायबिलिटी इज इम्पोज, जिस पर हमारी लायबिलिटी इम्पोज है, ठीक है ना।
तो क्या हो गया आपका सर्वनेट हेरिटेज। सर्वनेट ओनर क्या हो गया, जो ओनर है सर्वनेट हेरिटेज का उसको सर्वनेट ओनर बोला जाता है, जहां पे हमारा एक तरह से राइट ऑफ ईजमेंट लग रहा है। जैसे मैं आपको बोलूं रोड है, जैसे घर है, घर डोमिनेट हो गया और रोड को पास करते हुए मैं घर के पास जा रहा हूं, तो जो रोड को पास कर रहा हूँ सबर्डिनेट हो। क्लियर है बेटा, आगे चले हम। संदीप, नैना, अभिषेक, आगे चले बेटा हम। जी सर। यस सर। अब थोड़ा आगे स्पीड में बढ़ा रहा है क्योंकि इजी टॉपिक कठिन है। सो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ईजमेंट में क्या है, डोमिनेट एंड सबर्डिनेट हेरिटेज, सेपरेट ओनर होना चाहिए, एक एंजॉयमेंट प्रॉपर्टी का बेनिफिशियल होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव क्या कहता है, देखो आप, पॉजिटिव कहने का मतलब है कि मैं अब एक रोड को पास करके अपने घर पे फाइनल अराइवल करता हूँ। क्लियर है। और नेगेटिव यानी कि कोई बैरियर्स आ गए, बैरियर्स, एक बैरियर आ गया, मतलब रेड लाइट आ गया, ऐसे समझ लो आप, रेड लाइट आ गया, रेड लाइट क्रॉस करते करते मैं अपने अराइवल में पहुंचा। ठीक है ना। इसके बाद देखो डोमिनेट एंड सबर्डिनेट हेरिटेज। सो बेसिकली डोमिनेट एंड सबर्डिनेट हेरिटेज में क्या बताया गया, ये भी सेम वही है बेटा, इसको आप पढ़ लेंगे। ठीक है ना, इसको पढ़ लेना, आ जाएगा समझ में। ठीक। अब इसके बाद ईजमेंट और लाइसेंस, ये खैर मुझे आखिरी में कराना है तो मैं आखिरी के लिए छोड़ता हूँ इसे। अब आपका पूरा का पूरा बेयर एक्ट उठा के दे दिया गया है कि ईजमेंट बेसिकली है क्या। सो ईजमेंट का आपको काम क्या करना है, जितने भी हम सिविल प्रोसीजर करेंगे, सीआरपीसी करेंगे, लॉ ऑफ एविडेंस करेंगे, सबके आपको एक्ट का ईयर, एक्ट किस ईयर में एस्टेब्लिश किया गया था, एनेक्टेड था, ये सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है ना। तो बेसिकली इसमें सेक्शन 4 में क्या समझाया गया है कि इजमेंट एक आपका ऐसा राइट है जिसमें ऑनर और ऑक्यूपायर सेटल एंड पोजेस करता बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ दैट लैंड। इजमेंट आपको समझ में आ गया। जैसे कि मुझे अपना घर है, घर में पहुंचने के लिए जो लैंड है, लैंड एक परमानेंटली अटैच है, तो ये एक तरह से बेनिफिट प्रोवाइड करेगा कि लैंड को पास करते हुए मैं अपने घर के पास, हाउस के पास पहुंच रहा हूँ। ठीक है ना। इसके बाद देखो ऑनर और ऑक्यूपायर। ऑनर को क्या बोलते हैं, डोमिनेट, डोमिनेट ओनर बोला जाता है, उसके लैंड को डोमिनेट हेरिटेज बोला जाता है। जैसे कि एग्जांपल समझा रखा है, ए इज ओनर ऑफ हाउस हैज अ राइट ऑफ वे ओवर बीस लैंड, दिस इज फॉर बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ एन हाउस, दिस इज एन ईजमेंट। ये आपका क्या है, ईजमेंट है। ठीक है ना। इसके एग्जांपल राइट ऑफ वे, राइट टू नल फ्रूट ट्रीज और नेबर्स लैंड, राइट टू डिस्चार्ज रेन वाटर बाय एन ईव, राइट टू बरी डेड इन पर्टिकुलर प्लेस, यानी कि किसी भी जगह में इंसान को मुर्दा को दफना सकता हूँ। अब इसके कुछ एसेंशियल फीचर्स हैं। सबसे पहले देखो आप, अपर टेनिस। अपर टेनिस यानी कि अटैच, कहने का मतलब है कि जैसे मेरा हाउस है तो हाउस किसी लैंड से अटैच होना चाहिए। सेकंड पॉइंट कह रहा है राइट इन री एलिना। राइट इन री एलिना कहने का मतलब है कि एक ईजमेंट राइट होना चाहिए सेवरेट टीनेंटमेंट के लिए। देयर इज नो ईजमेंट ओवर वन ओन लैंड, यानी कि कोई भी ईजमेंट होगा एक खुद के लैंड। बेनिफिशियल टू डोमिनेट ओनर, यानी कि इसमें कहने का मतलब है कि एक बेनिफिशियल टू डोमिनेट ओनर, यानी कि जो आपका हम लैंड को पास कर रहे हैं वो बेनिफिशियरी होना चाहिए। प्रॉफिट अराइजिंग, जितना भी प्रॉफिट अगर वो अराइज हो रहा है किसके, डोमिनेट टीनमेंट और आल्सो ईजमेंट इफ अनेक्स टू द प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी से कोई लैंड अटैच है, कहने का मतलब है फायदा। अब जैसे कोई पर्सन प्रॉपर्टी से पास करके अपने एक लैंड को पास करके अपनी प्रॉपर्टी में पहुंचा, तो लैंड को पास करते हुए अगर कोई मुनाफा हो गया, शॉर्टकट मिल गया, या फिर कोई बैरियर नहीं हुआ, कोई नेगेटिव नहीं हुआ, तो वो इसके लिए प्रॉफिट कहलाया जाएगा। इसके बाद देखो ईजमेंट को क्लासिफाइड किया गया है, ये पढ़ लेना है। सबसे पहले टाइप 1 कॉन्टिन्यूअस ईजमेंट। सो कॉन्टिन्यूअस ईजमेंट क्या होता है कि एग्जांपल से समझा रखा है, देखो आप,
कि ए का एक राइट है और राइट को रिसीव करेगा अपनी विंडो से विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन बाय हिज नेबर। जैसे ए का राइट है, सबसे पहले ए ने राइट सनलाइट रिसीव कर रहा है अपनी विंडो से किसी नेबर के वो ऑब्स्ट्रक्शन के बिना। सो बेसिकली कॉन्टिन्यूस ईजमेंट है। डिसकॉन्टिन्यूस ईजमेंट क्या होता है? जिसमें नीड्स ऑफ एक्ट ऑफ मैन फॉर हिज एंजॉयमेंट, जैसे कि हम समझेंगे कि राइट ऑफ रिफ्रेन, किसी को रोकना, राइट टू यूज चेयर यानी कि सीढ़ियों का यूज मैंने अलाउ नहीं किया, कुछ समय के लिए बंद कर दिया। ओपन यार्ड में मैंने कोई बेरिया लगा दिया, कुएं से पानी लेने में मैंने कोई रोक लगा दी, तो डिसकॉन्टिन्यूस ईजमेंट कराया जाता है। ठीक है ना? इसके बाद देखो अपरेंट एंड नॉन अपरेंट ईजमेंट क्या होता है। अपरेंट ईजमेंट क्या होता है? बेसिकली इसमें एक परमानेंट साइन होता है, यानी कि केयरफुल एग्जामिनेशन किया जाता है। कहने का मतलब है आपका कोई अपरेंट और नॉन अपरेंट ईजमेंट में एग्जांपल समझाएगा क्या कोई? सर एप्रिएंट में मतलब जो हाँ देखा जा सकता है, वेरी और गुड। नॉन एप्रिएंट में जो मतलब देखा नहीं जा सकता, जैसे कि गैस की पाइपलाइन है वो मतलब अंदर वो होती है। हाँ हाँ करेक्ट है। सो अपरेंट ईजमेंट में देखो आप, जैसे कि आपका ड्रेन को हम देख सकते हैं, जो एक फर्स्ट पार्टी से सेकंड पार्टी के पास जा रहा है, एक ओपन यार्ड में। इसके बाद देखो आप, इसके बाद देखो आप, फिर आता है नॉन अपरेंट ईजमेंट, जो आपका देखा नहीं जा सकता इंस्पेक्शन में भी। जैसे ए का लैंड ए के हाउस के साथ अटैच है, तो बेसिकली यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें? नो सर। बताओ अभिषेक, संदीप, किसी को डाउट इसमें? फाइन है सर। ये इजी टॉपिक है बेटा, वैसे भी हाँ बच्चे सर। खुद ही कर लेते हैं। ठीक है ना? इस बार मैं खैर थोड़ा और मेहनत कर रहा हूँ। इस बार आपके लिए आखिरी में एक सरप्राइज है कि हम एक्सेल शीट में सेक्शन को देखेंगे। ठीक है ना? तो मैं एक्सेल शीट में सेक्शन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा आखिरी में, कि सेक्शन जो बच्चे कहते हैं दिक्कत होती है, सेक्शन में दिक्कत ना हो किसी को, कि आप कभी भी ट्रैवल कर रहे हैं तो इस सेक्शन को एक बार देख भी लेंगे तो भी अच्छे से आंसर कर लेंगे। सो बेसिकली देखो आप, प्रॉफिट ऑफ रिडेन का मतलब क्या है? ये इजमेंट में प्रॉफिट का पार्ट है। जैसे राइट टू टेक अर्थ फ्रॉम अनदर पर्सन लैंड, कहने का मतलब है कि मैं किसी के घर से भी मिट्टी ले सकता हूँ। राइट ऑफ अ पर्सन टू रेज पैडी सीलिंग ऑन बी लैंड एंड आफ्टरवर्ड ट्रांसप्लांटिंग ऑन हिज ओन लैंड वाज हेल्ड प्रॉफिट ऑफ रिडेन। प्रॉफिट ऑफ रिडेन कहने का मतलब है कि मेरे पास एक अधिकार है, मैं दूसरे के लैंड में वो क्या कहते हैं, बीज को डालूंगा पौधों के, और पौधे उगने के बाद उस पौधों को निकाल सकता हूँ। सो जो पौधे उग गए मेरे लिए क्या है? प्रॉफिट है। ठीक है ना? इसके बाद देखो फिश निकाल सकते हैं हम किसी भी पॉन्ड से, रिवर से, फ्रूट्स ले सकते हैं। बोलो बेटा, किसी को डाउट है? सर अगर ये अगर कॉमन है तो ही तो हो सकता है ना। हाँ हाँ। इफ इट इज कॉमन यूज बस देन ओनली। कॉमन यूज, जैसे कि मैं आपसे कहना चाहूंगा अभिषेक, एक क्वेश्चन मेरा भी अराइज हो रहा है कि जैसे कि जैसे हम गाड़ी पार्क करते हैं, ठीक है ना, तो हमारे पर कोई कोई केस क्यों नहीं कर पाता है? हम जैसे पब्लिक प्लेस या रोड में गाड़ी कर देते हैं, तो सिंपल एक पुलिस बुला लेते हैं और पुलिस समझा वमझा के भेज देती है फर्स्ट एंड सेकंड पार्टी को। तो जो समझा के भेजते होता है, एक तरह से इजमेंट उसमें अप्लाई हुआ ही नहीं ना। हमें इस प्रॉपर्टी का प्रॉपर यूज 20 सालों तक करना पड़ेगा, उसी के बाद इजमेंट अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है? अगर पब्लिक प्लेस है तो उसमें इजमेंट लगता ही नहीं। ठीक है अभिषेक? एक बात बताना, ये ईजमेंट लगाएगा कौन? जो ईजमेंट जो एक स्वीट करेगा, अगर मैं
अच्छा, अब सही आ रही, अब सही आ रही है बेटा वॉइस? हाँ Yes, अब sir. ठीक। जी सर। हाँ ठीक, ठीक है, अब सही आ रही होगी, देखो। सो बेसिकली क्वाजी इजमेंट आपका सेक्शन 13 में आता है। क्वाजी मींस मिक्सचर, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूस एंड एपरेंट। क्वाजी इजमेंट क्या आपका एक कॉम्बिनेशन है किसका? कॉन्टिन्यूस और एपरेंट इजमेंट का। कॉन्टिन्यूस जो बार बार यूज किया जाता है, एपरेंट जो आपका विजिबल। क्लियर है बेटा? आगे चलूं मैं अब। इसके बाद देखो प्रिस्क्रिप्टिव ईजमेंट क्या कहना चाहता है, देखो आप, दिख रहा है ना बेटा आपको? हाँ जी। जी सर। प्रिस्क्रिप्टिव देखो आप सेक्शन 15 में आता है, ठीक है ना। प्रिस्क्रिप्टिव ईजमेंट कहने का मतलब है जैसे कि आपका मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन से दी जाती है, तो मेडिसिन को मैं यूज कर रहा हूँ, मेडिसिन को मैं कंज्यूम कर रहा हूँ। सो कुछ ऐसे ईजमेंट होते हैं, राइट टू यूज होते हैं, जो एक प्रिस्क्रिप्शन के साथ दिए जाते हैं। जैसे कि एक रिवर, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, मैं अभी नोट्स नहीं देख रहा। अब रिवर, ध्यान से समझेंगे हम बेटा। रिवर में कुछ मछलियां ऐसी हैं जो एक तरह से कार्निवोर है, जैसे शार्क हो गई, ठीक है ना। शार्क भी और नॉर्मल फिश भी है। सो बेसिकली जो शार्क और नॉर्मल फिश है, ठीक है ना, मैं तो बीइंग अ इंडिविजुअल आई हैव द ईजमेंट राइट टू एक्वायर फिशरीज। मेरे पास तो ईजमेंट का अधिकार है कि मैं फिश को ले सकता हूँ, कहाँ से? रिवर पॉन्ड से। बट एक प्रिस्क्रिप्शन लगा दी गई है रिवर के बाहर कि आप एक, मतलब अगर मछलियों को लेते तो आपके लिए हार्मफुल रहेगा। सो बेसिकली इस ईजमेंट को क्या बोला जाता है? प्रिस्क्रिप्टिव ईजमेंट बोला जाता है। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, देखो आप, एक्विजिशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ईजमेंट एक डेफिनेट सर्टेनिटी होता है, ठीक है ना। इट मस्ट बी इंजॉयड इंडिपेंडेंटली और एग्रीमेंटली विद द ओनर ऑफ लैंड। और ये भी आपका क्या है, 20 ईयर्स का, 20 ईयर्स तक हम प्रिस्क्रिप्टिव ईजमेंट को यूज कर सकते हैं बिना किसी इंटरप्शन के और कॉन्टिन्यूस पीरियड के। अगर किसी लैंड की बात की जाए तो 30 ईयर्स की बात होगी, ठीक है बेटा। चले आगे अब हम, कोई डाउट है इसमें किसी को? नो सर। संदीप, अभिषेक? तो बेसिकली देखो No, sir. हम 20 ईयर्स को कंप्यूट कैसे करते हैं? जैसे 2 साल के बाद, कहने का मतलब है 2 साल तक मैं कहीं पे रहता हूँ, ठीक है ना। अब 2 साल के बाद, 2 साल से लेके 20 ईयर्स तक, यानी कि 18 साल। बेसिकली 18 साल कहा गया बट वो 20 माना जाता है। जैसे कि आपका एक एग्जांपल दिया है, ए ने घर को कंस्ट्रक्ट कराया 1960 में, अब सी ने बिल्ड क्या कर दिया 1979 में कर दिया। तो 1960 से 1960 से 1979 में कितना टाइम पीरियड हो गया? 19 ईयर्स। कितने? 19 साल। तो बेसिकली 19 साल हो गए, तो इसमें क्या ईजमेंट अप्लाई होगा कि नहीं होगा? अभिषेक आप बताएंगे, बताओ बेटा। 1960 से 1979 हो गया, ईजमेंट अप्लाइड की और नॉट? बताओ बेटा अभिषेक। होगा सर। नहीं नहीं, 19 ईयर्स हो गए ना। 19 साल हुए हैं ना, तो सर ने बताया था कि 20 हाँ। साल के बाद अप्लाई होता है ना। हाँ तो देखो, हाँ 20 साल के बाद हो ना संदीप। तो इसमें लिखा भी बेटा, पढ़ोगे द सूट इज डिसमिस, यानी कोर्ट क्या कर देगा? इस सूट को डिसमिस कर देगा, ठीक है ना। ओके सर। सो बेसिकली 19 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुए, 20 साल के बाद आपका क्या माना जाता है? ईजमेंट। सेम इसके बाद देखो दूसरा एग्जांपल क्या समझा है, ए ने बी के ऊपर केस कर दिया राइट ऑफ वे का। अब बी ने प्रूव कर दिया कि ए के पास एक रिटर्न परमिशन था एट द टाइम ऑफ 20 ईयर्स, ठीक है ना। सो बेसिकली हाँ, रिटर्न परमिशन, अगर एक रिटर्न परमिशन भी आ जाता है तो भी आपका सूट कैंसिल कहलाया जाता है। इसके बाद देखो 30 ईयर्स का भी सेम बता रखा है, इसमें भी आपका क्या होगा? सूट फाइल कर दिया जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखो कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन कहने का मतलब है कि सरफेस चैनल, मतलब कुछ एक्सेप्शन कहने का मतलब है कि डिस्ट्रॉय और सेवनेट का मतलब जो एक राइट को डिस्ट्रॉय कर रहा है, प्रिस्क्रिप्टिव राइट को डिस्ट्रॉय कर रहा है, या फिर राइट टू अंडरग्राउंड वाटर चैनल को अनडिफाइंड है, तब भी आपका ईजमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है ना।
इसके बाद देखेंगे बेटा कस्टमरी ईजमेंट। तो कस्टमरी ईजमेंट क्या है? जैसे आपका कस्टमरी ईजमेंट, ये आपका सेक्शन 18 में आता है कि ईजमेंट जो एक्वायर्ड किया गया लोकल कस्टम से, जैसे राइट टू फेरी, कोई रेफरी एंड राइट टू यूज वाटर आर द एग्जाम्पल। जैसे कि आपका कस्टमरी ईजमेंट कहने का मतलब है कुछ ओकेजन, कस्टम यानी कि ओकेजन, जैसे दिवाली हो गया, होली हो गया। तो सेम आपका ओकेजन में की बात कर रहा है। जैसे एक फिशरमैन है, फिशरमैन का कस्टमरी राइट है, तो फिशरमैन डेली तो फिश लेगा नहीं, वन वन वीक में। संदीप आपको डाउट है कोई? बताओ बेटा, संदीप डाउट है क्या आपको? आपने रेज हैंड किया है। तो बेसिकली इसके एग्जांपल देखो आप, इसके एग्जांपल में क्या बोल रखा है कि कस्टम कहता है, कस्टम यानी कि कस्टम 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 कहने की बात है। कस्टम एक हमारा कस्टम माना गया है कि हम किसी, हमें मुर्दा इंसान को दफनाना है, हमारा कस्टम बोलता है, ठीक है ना। विलेज कल्टीवेटर का एक कस्टम है कि कल्टीवेट करेगा अपने लैंड को। अब इसके बाद देखो ईजमेंट को एक्वायर कैसे किया जाता है। तो एक्सप्रेस ग्रांट कहने का मतलब है मैंने 100 रुपए की स्टैंप ड्यूटी पे करवा रखा है, तो मैं ईजमेंट को ग्रांट ले सकता हूं। इम्प्लाइड यानी कि एक नेसेसिटी है। नेसेसिटी कहने का मतलब है मेरे पास नेसेसिटी है। देखो नेसेसिटी कहने का मतलब है मैं इसको यूज करूंगा ही करूंगा, ठीक है ना। क्वाजी इजमेंट हमने पढ़ लिया। क्वाजी इजमेंट में दोनों होते हैं आपके, कॉन्टिन्यूस एंड अपरेंट इजमेंट होते हैं, ठीक है ना। अब देखो ईजमेंट को खत्म कब किया जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। ईजमेंट का एक्सटेंशन कब होती है? तो आपका डिसोल्यूशन ऑफ सबनेट ओनर राइट कहने का मतलब है कि जैसे कि एग्जांपल में शो कर रखा है कि फर्स्ट पार्टी 1960 से घर को दे रखा है लेट किसको? सेकंड पार्टी को, फॉर 20 साल के लिए। अब इसमें देखो आप कि 1961 में, हाँ देखो, फर्स्ट पार्टी ने सेकंड पार्टी को रहने के लिए दिया, सेकंड पार्टी ने उसी प्रॉपर्टी को लेट आउट कर दिया थर्ड पार्टी को। तो इसमें जो सेकंड पार्टी और जो फर्स्ट पार्टी, उसका इजमेंट कैंसिल हो गया, ठीक है ना, एक्सटिंक्ट हो गया। इसके बाद देखो एक्सपायरी ऑफ टाइम और हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, यानी कि जब आपका इजमेंट एक लिमिटेड पीरियड के लिए होता है तो आपका क्या होता है, इजमेंट खत्म हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हमने कोई बैरियर लगा दिया कि हाँ बस हम गए और फिश को निकाला, मतलब 1 टाइम यूसेज हो गया, 3 टाइम यूसेज हो गया, उसके बाद यूज नहीं कर सकते। एक्सटिंक्शन बाय रिलीज कहने का मतलब है जब डोमिनेट ओनर रिलीज करता है इजमेंट सबनेट ओनर को, तो बेसिकली एक्सटिंक्ट हो जाता है। कहने का मतलब है कि फर्स्ट पार्टी का एक राइट अपने वाटर को रिलीज कर रहा है सेकंड पार्टी के यार्ड से, तो बेसिकली इसमें राइट क्या हो गया आपका? एक्सटिंक्ट हो गया। फिर देखो टर्मिनेशन ऑफ नेसेसिटी। नेसेसिटी यानी कि टर्मिनेट कर देना। सिंपल, ये भी सिंपल ही आपका कठिन है कि फर्स्ट पार्टी ने सेकंड पार्टी को ग्रांट दिया, अब सेकंड पार्टी ने लैंड को, फर्स्ट पार्टी के लैंड को परचेज किया और रीच करा उसमें, तो उसकी नेसेसिटी एंड हो, ठीक है ना। यूजलेस ईजमेंट में देखो आप, यूजलेस ईजमेंट का कहने का मतलब है कि जैसे कि हम फर्स्ट पार्टी है, डॉक्टर के पास गया, ठीक है ना, डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने क्या करा, मेडिसिन ना देके एक संन्यास ले लिया, रिनाउंसिएशन ले लिया। रिनाउंसिएशन हमने बेटा इसमें पढ़ा था। रिनाउंसिएशन का मतलब है डाइवर्स में हमने पढ़ा था हिंदू लॉ में। रिनाउंसिएशन होता है जब कोई पर्सन संन्यास ले लेता है, ठीक है ना। इसके बाद देखो परमानेंट चेंज हो गया, कोई परमानेंट चेंज हो गया, जैसे कि हमने कोई थिएटर वो हाउट को एक एग्जांपल समझाया, फर्स्ट पार्टी के पास घर था रहने के लिए, अब उस फर्स्ट पार्टी लैंड पास करते हुए जाता था अपने घर के पास, अब उसके घर को तोड़ दिया गया और एक मिनी थिएटर बिल्ड कर दिया गया, तो बेसिकली इजमेंट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। कोई अल्टरेशन कर दी गई है, बदलाव कर दिया गया है, जैसे कि हमारा लैंड है, अर्थक्वेक की वजह से पूरा का पूरा लैंड ही खराब हो गया, तो तब इजमेंट आपका खत्म हो गया।
इसके बाद देखो एक्सटेंशन बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ आइदर ऑफ हेरिटेज, यानी कि किसी एक का, चाहे वो रोड खत्म हो जाए या फिर घर खत्म हो जाए, दोनों चाहते हैं एक्सटिंक्ट हो जाए तब भी खत्म हो सकता है। और इसके बाद नॉन एंजॉयमेंट, यानी कि हमने एंजॉय कब तक किया है, 20 सालों तक किया, ठीक है ना। ये बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ ईजमेंट आते हैं। यहां तक क्लियर है एक्सटेंशन ऑफ ईजमेंट? किसी को डाउट है? अभिषेक, संदीप, नैना? नो सर। नो सर। अभिषेक डाउट है बेटा? इसको रीड करोगे तो भी आ जाएगा, इजी टॉपिक है, कठिन नहीं। सर एक बात पूछनी बोलो थी, अभिषेक। हाँ अगर बोलो बेटा। हमने एक घर को रेंट आउट पे लिया है 20 साल के लिए, हाँ। और मेरा किराया 20 साल तक चलता जा रहा है, तो अब इसके बाद ईजमेंट की चीज कहाँ पे आएगी? देखो 20 साल तक चलता, मतलब मेरा कि सेकंड पार्टी, क्या कहना चाहते हो आप? सपोज मैंने आपका घर किराए पे ले लिया, हाँ। 20 साल तक मैं उसको यूज कर रहा हूँ, हम्म आप ओनर हो, मैं ओनर नहीं हूँ, मैं एक रेंटेड वाला बंदा हूँ, तो अब ईजमेंट का इशू कहाँ आएगा? ईजमेंट इसमें ईजमेंट का आएगा इशू ही नहीं नहीं है। है। उसमें आएगा ही नहीं भाई। हाँ, मैं यूज अगर कर रहा हूँ ना। जो हमने प्रॉपर्टी आप यूज लाइसेंस कर रहे हो लीज उसके लिए दिया है पे ना भी तो बेटा। कर रहे हो। हाँ अगर आप correct घर है। पे रह रहे हो, कहीं फुट मतलब कोई रोड तो जा रहा होगा, कहीं तो घर होगा ना आपका, वो आपने आपको बोली थी ना। किसी का घर क्रॉस करके तो जाओगे आप। हाँ, और सर अगर आप रेंट पे रह रहे हो और सर आपके वहां से मतलब इलेक्ट्रिशियन और वाटर का मतलब सप्लाई बंद कर दे, इंग्लिश में पढ़ रही है, हिंदी में पढ़ती है। बोलो बोलो बेटा, बोलो निकिता। ईजमेंट का मतलब राइट टू यूज होता है। और सर ने पूछा है ना कि ईजमेंट मतलब कहाँ पे लागू होगा ये अगर रेंट पे रह रहे हैं तो तो अगर यूसेज सर पे होगा बेटा। नहीं तो उसमें अगर मुझे 20 साल पूरे हो जाते हैं, सो तो शैल आई मतलब घर मेरा हो गया, अभिषेक ये कह रहे हैं आप? यस यस ट्रीट में ऐसा हो ना? नहीं 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 नहीं, ओनर नहीं होगा ना। कहने का मतलब है, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ रेंट एग्रीमेंट क्यों बनवाते हैं बेटा? यू आर स्पेसिफाइड, यू आर द रेंट टेनेंट ऑफ दैट हाउस, नॉट द ओनर, ठीक है ना। सो रेंट एग्रीमेंट हम हर साल क्यों रिन्यू कराते हो? एक ईजमेंट ही तो कहलाया जाता है। जैसे हम कहते हैं कि किसी को भी घर एक लंबे समय तक नहीं देना चाहिए, लैंड एक लंबे समय तक नहीं देना चाहिए। अगर आपके उसके नाम प्रॉपर्टी ओनर के नाम है तब, अगर नाम नहीं है, अगर वो 20 साल तक उसको यूज करा तब हो जाएगा उसके लिए, ठीक है अभिषेक। तो मतलब सर ये ऑनर जो का अगर यस मैं समझ गया। सर एक बात बताओ, जो ये परपेचुअल लीज हम करते हैं 99 साल की, हाँ हाँ ये भी तो पार्ट ऑफ ईजमेंट हुआ। उसके बाद एक अगर डीडीए कह रहा है कि 99 साल के बाद आप 100वां साल आपके पास ओनरशिप बन जाओगा, तो बात तो एक ही हुई। हाँ, बात एक ही है बेटा। नहीं मैं वही कह रहा और हूँ कि उसमें अगर हम मैं कुछ अमाउंट पे करते जा रहे हैं ना, अमाउंट पे करने के बाद हो रहा है ना अभिषेक। जैसे मैंने जब डीडीए का फ्लैट लिया 2 BHK का, तो मैंने 99 साल हाँ का परपेचुअल लीज साइन कर दिया डीडीए से। वो कह रहा है कि हाँ 99 साल के पूरे होने के बाद आप ओनर बन जाओगे। हाँ। तो अब यहीं पर मैं यही पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर अगर मैंने 20 साल यूज कर लिया उसको, दैट टू बी हम्म आफ्टर लीज रेंट, तो क्या मेरा हक बनता है कि मैं उसको उस पे ओनरशिप राइट ले लूं? हाँ पक्का हक है। हाँ अब पक्का, अब हक लेकिन मैं रेंट एग्रीमेंट भी कर रहा हूँ यहाँ पर से। ये कंफ्यूजन है। हाँ एक मैं तरफ हम समझ बोल गया रहे हैं बेटा। कि हाँ, एक तरफ हम बोल रहे हैं कि हमने रेंट एग्रीमेंट हर साल किया, रिन्यू किया, उसको हम करते हम्म करते 20 साल में पहुंच गए। एक तरफ बोलते हैं हमने हम्म ईजमेंट में यूज भी किया, ईजमेंट 20 साल भी होगा, तुम क्या कर रहे हो, ओनरशिप लें ना लें? वो आपकी इच्छा डिसाइड करते ना अभिषेक, क्या हम ले कि ना ले। पे भी तो कर रहे हो ना आप उसको, अगर पेमेंट पूरा हो जाएगा तो ओनरशिप लेने में भी क्या प्रॉब्लम है? अरे किराए पे है मैम, ना मैम किराए पे है और ये चीज। ठीक है कोई नहीं, देखता हूँ। आगे चले बेटा, नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा इसे अभिषेक में अच्छे से डिटेल में। हाँ सर, इसमें बस क्वेश्चन ये है ना आपकी कि एक अगर स्टैम्प डीडीए ड्यूटी पूरा, होती है। नहीं सर मैं आपको बताऊं, अगर डीडीए भी पे आप लीज कर रहे हो ना 99 साल की, तो भी आप रजिस्ट्री हम्म कराओगे उसकी। बट एंड ऑफ द डे वो कहता है कि 99 साल बाद 100वें साल में आप उसके ओनर बन जाओगे, एग्रीड।
यहाँ पर भी मैं 20 साल के लिए मैं हर साल रिन्यू कर रहा हूँ, हर साल मैं रेंट पे एग्रीमेंट कर रहा हूँ, तो बट 20 साल कंप्लीट होने के बाद मेरा ओनरशिप कहलाया जाएगा या नहीं कहलाया जाएगा? 20 साल के बाद ओनरशिप कहलाया जाएगा बेटा, क्योंकि तो आपने फिर एक तो रजिस्ट्री पार्टी अगर बनवा ली है। सर फिर तो पार्टी ये मर गया, पार्टी एक लॉस हो गया, उसका से घर चला गया, मैं हत्या लूंगा उसको तो फिर। अगर आपके नाम उसकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री है बेटा, तब हो गया। और वो आपको रेंट पे रखा हुआ है, आपके पास उसकी ओनरशिप नहीं है, या फिर आपके पास घर के बिजली के जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, या फिर आपका वाटर बिल हो गया, आप किराएदार के नाम, तब भी किराएदार ले सकता है। ठीक है अभिषेक? ओके ठीक है सर। अब इसके बाद देखो 2 टॉपिक है, उसको कवर अप करके इस पूरे को फिनिश करते हैं बेटा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम सीपीसी से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास 11 बजे से ही स्टार्ट कर देंगे हम, ठीक है ना? 11 से 2 कंटिन्यूअस 3 घंटे चलेंगे, ठीक है ना? तो सस्पेंशन ऑफ ईजमेंट कहने का मतलब है जब ईजमेंट आपका सस्पेंड कर दिया जाता है, वही आपका जब एक लिमिटेड इंटरेस्ट है उसको यूज करने का, ठीक है ना? या फिर वो एक्सटेंशन ऑफ ईजमेंट किसी एक भी पॉइंट को फॉलो करते हैं, ठीक? जैसे कि इसमें एक एग्जांपल दिया है, फर्स्ट पार्टी ने बी पार्टी का राइट है यूज करने के लिए, तो फर्स्ट पार्टी ने बी को रेंट दिया 2 सालों के लिए, तो उसकी ईजमेंट खत्म कर दी जाएगी 2 साल के बाद। मतलब 2 साल तक तो यूज कर सकता है, 2 साल के बाद वो ईजमेंट यूज नहीं कर सकता। इसके बाद देखो रिवाइवल होता है। रिवाइवल यानी कि रीस्टोर करना, ये बेसिकली हमने समझ लिया। 20 साल से कितना रीस्टोर कर सकते हैं गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में? 30 साल तक, ठीक है ना? 30 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। सो बेसिकली इसमें देखो आप, ये 20 साल तक होता है, इसको 20 साल के बाद रीबिल्ड करा जा सकता है, जैसे एक लाइसेंस है, ठीक है ना? हमने ड्राइविंग लाइसेंस, मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था, 20 इयर्स का होता है, चाहे वो मूवेबल हो या फिर आपका इमूवेबल। सेम आपका अगर यूनिटी ऑफ ओनरशिप है तो ईजमेंट सर्वाइव हो कंपिटेंट कोर्ट से, ठीक है ना? अब यूनिटी एंड हो सकती है अगर ईजमेंट सर्वाइव कर रहा है, ठीक है ना? तो बेसिकली मतलब जैसे ही टाइम पीरियड खत्म होना रेंट के, उसके बाद अगर मैं ईजमेंट के लिए अप्लाई कर देता हूँ, ईजमेंट के लिए अप्लाई कर दिया या फिर वहां रहना फिर स्टार्ट कर दिया, फिर से रेंट एग्रीमेंट बना दिया, तो मेरा एक ईजमेंट दोबारा से लागू हो जाएगा, ठीक है ना? इसके बाद देखो बेटा आपका लाइसेंस है। सो लाइसेंस आप खुद से पढ़ सकते हैं कि कराऊं मैं लाइसेंस? बताओ बेटा निकिता, निकिता, संदीप, शिवानी, लाइसेंस कराऊं कि खुद से कर सकते हो आप? कर लेंगे सर। कर लेंगे सो सर। बेसिकली बेटा आज की क्लास में मैंने इतना ही रखना है। अभी पढ़ा रहा हूँ 5 मिनट को, अभी जाना मत। तो आज की क्लास में लाइसेंस को कवर अप कर लेना। देखो हमने प्रॉपर्टी लॉ पढ़ लिया है, मैंने प्रॉपर्टी लॉ के इंपॉर्टेंट सेक्शन भेजे थे, पहुंच गए थे सबके पास? पहुंचे थे निकिता, शिवानी आपके पास? सर पहुंच गए थे सर। ये मैं ये पूछ सर पहुंच गए थे। हाँ हाँ बोलो सर जो बेटा। हमने फर्स्ट ईयर में लॉ ऑफ टॉट पढ़ा था और ये ईजमेंट दोनों सेम सेम है ना? नहीं बेटा, टॉर्ट तो इंजरी के लिए था ना। टॉर्ट एक इंग्लिश लॉ के लिए बेटा, इंजरी होना चाहिए, डैमेज होना चाहिए, और ईजमेंट अलग है। देखो टॉर्ट में क्या है, दोनों चीजें आ सकती हैं, मूवेबल और इमूवेबल। बट ईजमेंट क्या है, इमूवेबल के लिए ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है ना? और बोलो निकिता, और कोई डाउट? सर जो आपने लास्ट क्लास में क्वेश्चन पूछा था वो लाइसेंस हाँ कब तक हाँ, तो 20 इयर्स तक है ना, वो भी ईजमेंट ही तो है, इसके ऊपर यूज है। इमूवेबल में भी? हाँ और कोई डाउट है बेटा किसी का? निकिता बोलो बेटा, डाउट है? नो नहीं सर। सर। ठीक है ना? इसके बाद देखो आप, फिर आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी,
अच्छा ये इंडेमनिटी का है ना। हाँ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के मैंने भेज दिए थे। इम्पोर्टेंट सेक्शन। हाँ ये रे बेटा भेज दिए, हाँ भेज दिए। ठीक है ना, इसको पढ़ लेना अच्छे से, पूरे इंपॉर्टेंट है 130 तक अच्छे से कवर अप कर लेना। जो एक फर्स्ट ईयर में जैसे हम मैंने बताया था बेटा, अगर जो इम्पोर्टेंट जैसे पार्ट परफॉर्मेंस, मोर्टगेज, ठीक है ना, चार्जेस, सब्रोगेशन, तो इसको अच्छे से कवर अप कर लेना। अब देखो नेक्स्ट क्लास में हम क्या स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले नेक्स्ट क्लास में जैसे जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना, तो बेटा जो सिविल प्रोसीजर कोड है इसमें बैक ज्यादा आई थी बच्चों की, जो अभी थर्ड ईयर में ना, एलएलबी थर्ड ईयर में, उनमें 2 बच्चों की बैक इसी में थी, ठीक है ना। सो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 बेसिकली एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। सो बेसिकली हम इसमें काफी सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसे रेस जुडिकाटा, रेस सबजुडाइस, ठीक है ना, जजमेंट, कॉज ऑफ एक्शन, कितने अपील होते हैं, क्या बेल होती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें कवर अप करेंगे। तो देखो मैंने ये एक मतलब काफी अच्छा है इसमें ना, जो इम्पोर्टेंट चीज है, जैसा आपका बेटा थ्योरी एग्जाम नहीं होता, कई बच्चों का थ्योरी एग्जाम होता है ना, तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। थ्योरी एग्जाम में जैसे बच्चा अगर यही करके चला जाए ना, तो भी आराम से पास हो जाता है, ठीक है। जुरिडिक्शन कितनी तरह की होती है, इसके बाद अपील, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस, सब जडाइस, सब जुडिकाटा, जुडिकाटा अलग होता है, सब जुडाइस अलग चीज होती है, ठीक है ना। तो इसमें कोई डाउट है बेटा नोट्स में? नोट्स किसी को समझ में ना आए, देखो आपका पहले सिविल प्रोसीजर के इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिविल प्रोसीजर कोड का बेयर एक्ट है। बेयर एक्ट कहने का मतलब है, अगर आपकी इच्छा है कि बेयर एक्ट से कराना है तो बेयर एक्ट से कर लेंगे, जहां से बोलोगे वहां से करेंगे। बताओ सर अभी ना दो दो आए हुए हैं मेरे पास डॉक्यूमेंट्स, एक है प्रोसीजर ऑफ सिविल ट्रायल और एक है आपका सिविल प्रोसीजर कोड, यही है क्या? हाँ यही है। ग्रुप पे 5 पीडीएफ। हाँ ग्रुप में आई तो है 5 पीडीएफ। तो बेटा ये जो बेसिकली 5 पीडीएफ है ना, इसमें हम डिसाइड कर लेंगे कि किससे स्टार्ट करना है। पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा सिविल प्रोसीजर कोड के बारे में। जो सीआरपीसी है ना ये अभिषेक, वो हम उससे करेंगे, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्या कहते हैं, बेयर एक्ट से, ठीक है ना। और जो सिविल ट्रायल है, सिविल ट्रायल जो नॉर्मल टॉपिक है उसको मैं वैसे करा दूंगा। क्लियर है ना यहाँ तक? ठीक है सर। ठीक है, तो आज की क्लास बेटा मैं अभी रख नहीं रहा, अभी किसी का डाउट हो तो पूछ सकता हो, सीधा 2 बजे कैंसिल करेंगे हम क्लास। कोई भी डाउट है तो पूछ सकता हो। बताओ बेटा, संदीप, निकिता, नैना, नहीं सर डाउट नहीं है कोई सर। डाउट है? नेक्स्ट क्लास में कोशिश करना बेटा कि क्लास में अगर आ सको, निकिता, शिवानी, आप, ठीक है। ठीक है। अभिषेक आप भी आ जाओ भाई, कभी नहीं आए, 2 महीना होने वाले हैं। सर मैं नेक्स्ट ठीक क्लास में है, पक्का आऊंगा। अब मैं ऐसा करता हूँ, जब सैटरडे होगा ना, जब 26 जनवरी उस दिन क्या संडे है, तो मैं हम डिसाइड कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिसाइड कर लेंगे संडे की। सैटरडे अगर छुट्टी है बेटा सबकी, वैसे मैं पूछ रहा हूँ, जैसे सर 26 जनवरी सर को मेरा संडे है। ऑफ, हाँ मेरा ऑफ है सर, हाँ हाँ बोलो सैटरडे बेटा। संडे ऑफ रहता है। हाँ अभिषेक, ठीक है। शिवानी, अभिषेक आपका? नहीं सर शो ऑफ मेरा होगा नहीं, लेकिन ऑन ना फील्ड पे ना ये क्लास ले नहीं पाऊंगा फील्ड पे जाके। या तो फिर चलो देखते सर हैं मैं क्या। सर एक हाँ रिक्वेस्ट है, लेट इवनिंग कर लें। कितनी इवनिंग, कितने बजे से? सर वो सब डिसाइड कर लेंगे। माने संदीप जी बताइए, निकिता मैम, अभी नेहा फिलहाल मैम बताइए, भाई नैना मैम कंफर्ट बताइए। कभी भी कर लो।
कर टाइम लो, कोई निकालना दिक्कत कभी नहीं भी है। कर अरे लो, कभी बस भी रख ऐसा लो, है क्लास रात क्लास के होनी 9 चाहिए। बजे मत करना, 9 बजे से पहले कभी भी कर लो। 10 बजे भी अवेलेबल हूँ। मैं तो बेटा 10 12 बजे भी हूँ रात के, 10 से 12 12-1-2 कर दिए बजे। सर, 10 से 12 कर लेते हैं सर रात को। 10 से वो कह तो रही है निकिता 9 बजे से पहले। सर चलो मैं ठीक है, बोलूं ऐसा कर। सुन, हाँ हाँ। जो हम 26 जनवरी है ना, देखो अभिषेक, इससे क्या है कि कंफ्लिक्ट ही क्रिएट होगा। हम क्या करेंगे, जो 26 जनवरी उस दिन क्लास ही कैंसिल रखते हैं, आप भी इंजॉय करो, मैं भी कर लूँ, ठीक है ना। ठीक है, सीधा ठीक है। फरवरी से स्टार्ट करेंगे। फरवरी में जब 2nd और 4th सैटरडे मेरा वीक ऑफ होता है, तो मैं हाँ। ऐसा ट्राई करूंगा कि 2nd और 4th सैटरडे दे दूंगा, ठीक है ना, रिमाइंडर क्लास। ओके थैंक यू सर। ठीक है निकिता, थैंक यू। ठीक है सर। ठीक है ना, आप ओके सब भी सर। इंजॉय कर लेना। तो नेक्स्ट थैंक संडे यू ऑल, आना थैंक बेटा यू ऑल। 11 बजे से। हाँ, मैं आऊंगा नेक्स्ट सर, संडे आई 11 बजे से आना, ठीक है ना। विल बी देयर। यस, ठीक है, क्लियर है बेटा सबको। यस यस सर। सर। ठीक है बेटा, जा सकते हैं हम सब। संदीप जी, ओके सी यू, सर। बाय। बाय सर। बाय बेटा, थैंक यू, बाय। बाय 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 बेटा, संदीप। बाय। बाय सर। बाय बेटा, बाय। जा सकते हो अभिषेक, निकिता बेटा क्लास से, निकिता क्लास से जा सकते हो बेटा आप। ठीक।